कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। कहानी को शुरू करने से पहले आप सबको मेरे यानी आरजे अमन और हमारे चैनल की जबरदस्त राइटर रीमा थापन की तरफ से आपके पूरे परिवार को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि होली का ये त्योहार आपके घर ढेर सारी खुशियां और ढेर सारे प्यारे प्यारे रंग लेकर आए। और हाँ, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली लिखकर गुड विशेस दे सकते हैं। रोते हुए 2 साल के नन्हे वैदिश को संभालने के लिए नाकामयाब होते एसआर को पड़ी वेदिका की जरूरत उसे संभालने के लिए। वेदिका जो खुद वैदिश की बुआ है, उसका रोना सुनकर अपना रोना भूल गई। वेदिका ने रखा वैदिश की जरूरतों का ख्याल। इस दौरान एसआर ने तय किया अपने घर का रास्ता अपने साथ 2 नए मेंबर्स को लेकर। क्या हो रहा है कहानी के इस भाग में, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं एंटरटेनमेंट का बड़ा डोज, जहां पर आपको ढेर सारी कहानियां, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग फीलिंग्स सुनने को, महसूस करने को मिल रही हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बस अपना प्यार, अपनी गुड विशेस हमें लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, हमारी कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके कर देंगे तो बहुत है। बस यही आपसे चाहिए, सपोर्ट करते रहिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजेश जी और वेदिका की जिंदगी तो जैसे उजड़ चुकी थी। राजेश जी टूटकर वहीं जमीन पर बैठ चुके थे, जबकि वैदिक के लिए तो जैसे अब जीने की उम्मीद ही नहीं बची थी। उसका बेटा वैदिश और उसकी प्यारी बहन दोनों ही एसआर आज उनसे छीन कर ले गया था। वैदिक पहले भी इस बात को साबित नहीं कर पाया था कि एसआर की बहन युक्ति की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है, और ना ही वो अभी इस बात को साबित कर सकता था। वैदिक ने अपने पिता राजेश जी को संभाला। डैड, संभालिए अपने आप को। डैड ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे थे। इधर कार में एसआर अपनी गोद में वैदिश को लिए बैठा हुआ था, जो तब से लगातार रो रहा था। वेदिका भी तब से लगातार रो रही थी। एसआर ने अपने सर को अपने एक हाथ में पकड़ते हुए कहा, आई गेस ये बच्चा तुमसे ज्यादा छोटा है, संभालो इसे, तब से रो रहा है ये। वेदिका ने अपनी बड़ी बड़ी गुस्से से लाल आंखों से एसआर की तरफ देखा और उसे जवाब दिया, आपको बहुत शौक था ना बाप बनने का, अब संभालो अपने बेटे को। इतना कहते हुए वेदिका ने मुंह फेर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वैदिश के रोने की आवाज उसे अंदर तक बेचैन कर रही थी। वो उसकी बुआ थी और अपनी भाभी के मरने के बाद से वही वैदिश को संभालती भी थी। वेदिका से वैदिश को रोते हुए नहीं देखा गया और उसने एसआर की गोद से वैदिश को लेते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वैदिश भूख की वजह से रो रहा था। एसआर ने वेदिका से कहा, क्या तुम्हें बच्चे को चुप करवाना नहीं आता? युक्ति के बाद तुम ही तो उसे संभालती थी। वेदिका ने गुस्से में एसआर से कहा, जिसे आप तब से बच्चा बच्चा बुला रहे हैं उसका एक नाम है वैदिश। क्या इसका नाम लेने से आपको इतनी तकलीफ है? एसआर ने चिढ़ते हुए वेदिका को जवाब दिया, मुझे पता है, वो मेरा भी भांजा है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, इसे संभालो चुपचाप। वेदिका भी लगातार वैदिश को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसे भूख लगी है। वेदिका ने एसआर से कार को एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर रोकने के लिए कहा, जिसके बाद वेदिका वैदिश को एसआर की गोद में थमाकर कार से उतरकर दौड़ते हुए उस बड़े से सेल्फ सर्विस डिपार्टमेंटल स्टोर में चली गई। उसे गए हुए काफी देर हो चुकी थी जब एसआर खुद उसे लेने के लिए उस डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ बढ़ गया था। एसआर ने अभी बस डिपार्टमेंटल स्टोर में कदम रखा ही था कि उसने देखा कि स्टोर का मैनेजर वेदिका को रोके खड़ा था। एसआर के हाथ में वैदिश था, जो अभी रो रहा था। एसआर ने कड़क लहजे में उस स्टोर के मैनेजर से पूछा, व्हाट्स द मैटर? स्टोर के मैनेजर ने एसआर को बताया, आपकी तारीफ। एसआर के सामने इतने ही शब्द उसने अपने मुंह से निकाले थे कि तभी एसआर ने गुस्से में अपनी गन को उस शख्स के माथे पर रखते हुए कहा, एसआर का इंट्रोडक्शन उसकी गन देती है, लगता है नए हो तुम इस शहर में, हाँ? उस शख्स ने घबराते हुए कहा, सॉरी सर, माफ कर दीजिए, असल में मैडम सामान बिना पेमेंट लिए ले जाने की जिद कर रही थी, बोल रही थी कि इनका बच्चा भूखा है और इनके पास पैसे नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर इस तरह से हर किसी की मजबूरी को समझकर मैं ऐसे जाने दूंगा तो मेरा स्टोर तो बंद हो जाएगा ना? एसआर ने गुस्से में उस डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर से कहा, जिसे तुम इस तरह से रोक कर खड़े हो वो मेरी पत्नी है, और कितने पैसे हैं इस सामान के? हाँ? इतना कहते हुए एसआर ने अपनी पॉकेट से अपना वीवीआईपी कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड निकालकर उस शख्स की तरफ बढ़ा दिया।
मैनेजर देखकर हैरान था। वो उस शहर में नया था और उसके लिए इस कार्ड को देखना एकदम रेयर था। उस शख्स ने एसआर के हाथ से वो कार्ड लेते हुए कहा, सर इसकी क्या जरूरत थी? एसआर ने दांत भींचते हुए कहा, एसआर को किसी का उधार रखने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा उधार पर नहीं जिएगा। उस स्टोर के मैनेजर ने चापलूसी करते हुए कहा, सर आपका बेटा बहुत क्यूट है, आप दोनों पर गया एकदम। उस स्टोर मैनेजर की बात सुनने के बाद वेदिका नफरत से एसआर की तरफ और एसआर भी गुस्से से वेदिका की तरफ देख रहा था। उन दोनों के इस अजीब से आई कांटेक्ट को देखकर स्टोर के मैनेजर ने पेमेंट प्रोसेस करते हुए कहा, लगता है आप दोनों की लड़ाई हुई है। स्टोर के मैनेजर की यह बात सुनते के साथ वेदिका और एसआर दोनों ने उस शख्स की तरफ घूर कर देखा, जिसके बाद उस शख्स ने जल्दी ही कार्ड को स्वाइप करते हुए अपनी पेमेंट ली और वो कार्ड एसआर की तरफ बढ़ा दिया। एसआर अपनी गोद में वैदिश को लिए वहां से जा चुका था जब वेदिका ने सामान मैनेजर से लेते हुए कहा, वो वैदिश का मामा है और मैं भूआ, हम उसके मॉम डैड नहीं है, समझे? ये बात वेदिका ने डिपार्टमेंटल स्टोर के मैनेजर को इस लिहाज से बताई थी जैसे उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी था। वेदिका पांव पटकते हुए वहां से एसआर की कार में आकर बैठ चुकी थी। वेदिका के चेहरे पर एसआर के लिए गुस्सा अभी भी था, लेकिन एसआर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी कि वो कार को आगे बढ़ाए। ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ाया। इसके साथ उसके आगे और पीछे उसके गार्ड से भरी कार भी आगे की तरफ बढ़ने लगी। इधर अभिमन्यु के भाई अभिमान सिंह राठौड़ उर्फ एएसआर ने अपने कुछ आदमियों को अभिमन्यु का फोन ना उठने पर कॉल किया। ये कॉल अभिमान ने अपने पिए दीक्षांत को किया था। दीक्षांत ने कॉल उठाया तो अभिमान ने उससे कहा, अभी कहाँ है? इधर से दीक्षांत ने जवाब दिया, अभी तो मैंने सुना था कि वो अपनी दोस्त वेदिका के घर गया था आज सुबह, लेकिन अभी तक आया नहीं है वो। दीक्षांत की बात सुनने के बाद अभिमान ने झल्लाते हुए कहा, उसे गोली लगी है, डैम इट, गो एंड फाइंड हिम। मैं अगली फ्लाइट से इंडिया वापस आ रहा हूं। दीक्षांत ने सबसे पहले राजेश बजाज का नंबर लेकर उन्हें अपने कॉल से फोन लगाया। राजेश जी ने फोन उठाया तो वो और वैदिक इस समय अभी के पास हॉस्पिटल में ही थे। दीक्षांत का नंबर राजेश जी के पास सेव नहीं था, उन्होंने पहचाना नहीं। राजेश जी ने जैसे ही फोन उठाया तो इधर से दीक्षांत ने अपना परिचय दिया, मिस्टर बजाज, मैं अभिमान सर का असिस्टेंट बोल रहा हूं। अभी कहाँ है? अभिमान सर का मेरे पास कॉल आया था कि अभिमन्यु को किसी ने शूट कर दिया है। कहाँ है वो ठीक तो है ना? राजेश जी ने दीक्षांत को हॉस्पिटल की लोकेशन फौरन भेज दी। अभिमन्यु की कंडीशन इस समय क्रिटिकल थी। गोली अभिमन्यु के सीने को पार कर गई थी और उसका काफी खून भी बह चुका था। राजेश जी ने जल्दी ही दीक्षांत को उस हॉस्पिटल की लोकेशन भेज दी थी जो दीक्षांत ने उसके बड़े भाई एएसआर को भेज दी थी। इधर एसआर की कार का कारवां अपने विला पहुंच चुका था। एसआर के ड्राइवर ने कार का डोर खोला तो वेदिका अपनी गोद में वैदिश को लिए नीचे उतरी। उसकी नजरें उस बड़े से विला को देखकर पल भर के लिए घबरा चुकी थी। वो विला इतना बड़ा और इतना आलीशान था कि शायद कोई भी उस घर में खो जाए। वेदिका को एकटक उस विला की ओर देखते हुए देखकर एसआर ने वेदिका की कलाई को थाम लिया। वेदिका की दर्द से उफ निकल गई। वेदिका की आवाज सुनकर एसआर ने उसकी कलाई को छोड़ दिया, जिसके बाद वो आगे आगे और वेदिका उसके पीछे पीछे चल रही थी। वेदिका को वो घर किसी कैद खाने से कम नहीं लग रहा था। वेदिका और एसआर विला के डोर तक पहुंच चुके थे जब एसआर के डोरबेल बजाने पर फौरन ही डोर खुल चुका था। डोर के इस तरफ घर की एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी हुई थी। वेदिका जानती थी कि वो महिला सामने खड़ी है वो एसआर और उसकी भाभी युक्ति की मासी है। एसआर की मासी मिताली की आंखों में वेदिका की हालत देखकर नरमी रही। उसके हाथ पर खून से सना रुमाल बंधा देखकर उसके दर्द को वो फौरन समझ गई थी। वेदिका एक नई दुल्हन तो सिर्फ अपनी मांग में भरे सिंदूर से ही लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे का हुलिया एकदम बिगड़ा हुआ था। मासी ने घर की एक सर्वेंट को घर की दुल्हन के स्वागत की तैयारी करने के लिए कहा। एसआर जब गुस्से में वहां से गया था वो ऐसा कुछ करके लौटेगा इसका मासी को भी कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन जब एसआर के साथ उसकी दुल्हन और नन्ना सा वैदेश चौखट पर खड़े थे वो हैरान थी। वो सर्वेंट जल्दी से दुल्हन के स्वागत के लिए आरती की थाल और अक्षत का कलश लेकर हाजिर थी। मासी ने वेदिका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, स्वागत है दुल्हन।
इतना कहते हुए मासी ने वेदिका और एसआर की आरती की, जिसके बाद उन्होंने वेदिका से चौखट पर रखे कलश को ठोकर लगाते हुए कुमकुम की छाप छोड़ते हुए अंदर आने के लिए कहा। एसआर वेदिका के साथ साथ ही था। वेदिका वेदिश को अपनी गोद में लिए अक्षत के कलश को ठोकर लगाते हुए कुमकुम की छाप छोड़ते हुए अंदर आ गई। एसआर ने अपनी मासी से कहा, इसे इसका कमरा दिखा दीजिए। मासी ने जब एसआर के मुंह से यह बात सुनी तो उन्होंने एसआर को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पीछे से टोकते हुए कहा, मेरी बात नहीं सुनी तूने और कर ली अपने मन की। अब जब तेरी शादी हो चुकी है तो दुल्हन तेरे रूम में रहेगी। इसके लिए अगर कोई कमरा है तो सिर्फ तेरा है और कोई नहीं। एसआर ने गुस्से में अपनी मासी की तरफ देखते हुए कहा, मासी आप भूल रही हो कि यह मेरा घर है। मासी ने एसआर को इस बात पर रूठते हुए कहा, हाँ ये बात तू मुझे इससे पहले 10,000 बार बता चुका है। चली जाऊंगी तेरे घर से। एसआर समझ चुका था कि हमेशा की तरह उसकी मासी को उसकी ये बात बुरी लगी है। एसआर सीढ़ियां चढ़ते हुए आधे से ही नीचे आया और उसने अपनी मासी से कहा, डोंट स्टार्ट दिस अगेन मासी, जो आपको सही लगे वही कीजिए। इतना कहते हुए एसआर एक बार फिर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुका था। इधर वेदिका अभी अभी हुए उस ड्रामे को समझने की कोशिश कर रही थी। असल में तो वो भी एसआर के रूम में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। वेदिका अपने गोद में वैदिश को संभालते हुए सबसे पहले किचन ढूंढ रही थी। उसे वैदिश को फीड कराना था। इधर आज दिन भर के बाद एसआर स्ट्रेस फ्री था, लेकिन थकान से उसका बुरा हाल था। सुकून एसआर के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। एसआर ने क्लोजेट से अपने लिए नाइटवियर निकाला और उसे बेड पर रखते हुए वो नहाने के लिए वॉशरूम में जा चुका था। एसआर ने आज एक तीर से 2 शिकार किए थे। एक तरफ वेदिका जो उसकी बहन की मौत का बदला लेने का जरिया था वो उसकी हो चुकी थी, और दूसरी तरफ नन्हा मासूम वैदिश जो अपनी बहन की आखिरी निशानी था वो अब एसआर के पास था। एसआर के कभी ना मुस्कुराने वाले चेहरे पर आज एक सुकून से भरी स्माइल थी। लेकिन वेदिका के लिए तो मुसीबतें अभी बस शुरू हुई थी। वेदिका वैदिश को फीड करके सुला देने के बाद वेदिका उसे अपनी गोद में लिए अब एसआर के रूम की तरफ बढ़ रही थी, जहां उसे अब रहना था। लेकिन बीच में ही मासी ने उसे टोकते हुए कहा, दुल्हन लाओ वैदिश को मुझे दे दो, मैं उसे संभाल लूंगी, तुम थक गई होंगी, जाकर आराम कर लो। वेदिका ने फिक्रमंद नजरों से मासी की तरफ देखा तो मासी ने मुस्कुराते हुए वेदिका से कहा, 3 बच्चे पाल कर बड़े किए हैं मैंने, चिंता मत करो, मेरी युक्ति की निशानी है, इसे तो मैं पलकों पर बिठाकर रखूंगी। वेदिका ने खामोशी में हाँ में सर हिलाया और उसके बाद सोते हुए वैदिश को मासी की गोद में थमाते हुए अपने कदम एसआर नाम के शैतान के रूम की तरफ बढ़ा दिए। दिन भर जो वेदिका के साथ हुआ था उसके बाद उसे एसआर से अच्छे बर्ताव की उम्मीद ही नहीं थी। इसी वजह से उसका दिल घबरा रहा था एसआर के रूम में जाने के नाम से। क्या होगा एसआर और वेदिका के बीच? कैसी रहेगी उनकी पहली रात एक साथ? क्या होगा जब अभिमान लौट कर आएगा और अपने भाई को इस हाल में पहुंचाने वालों के बारे में जानेगा? कहानी के इन सभी पहलुओं को जानने के लिए जुड़िए हमारी कहानी से और सुनते रहिए कैंडिड अमन।